मसाज वाले या मालिश वाले मालिश and all ये that. कहते हैं. तो थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी. फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ मसाज थेरेपिस्ट नहीं होते, वो डॉक्टर्स होते हैं. नाम से भी जाहिर होता है डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी. फिजियोथेरेपिस्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं. पेशेंट डायरेक्ट भी आ सकता है, बट इसमें कुछ कंसेप्शंस हैं. फिजियोथेरेपिस्ट को स्टेथ पहनने की क्या ज़रूरत है, इवन कि वो यूज़ तो करते हैं. हम लोग स्टेथोस्कोप कोई गलत पर्पस के लिए नहीं यूज़ करते. स्टूडेंट फिजियोथेरेपी को एज अ करियर चूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या रोड मैप है? सिर्फ डिग्री की बेसिस पे कि अच्छी शादी हो जाए हम डॉक्टर बन जाएंगे, अच्छा रिश्ता मिल जाएगा. डॉक्टर स्पेशली फिजियोथेरेपिस्ट इतने प्यारे क्यों होते? वेरी गुड क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम सामीन, दिस इज़ डॉक्टर अरमाडा. होपफुली आप सब खैरियत से होंगे. आप देख रहे हैं सेहत बैठक पॉडकास्ट में डॉक्टर अरमाडा. तो जनाब, जिस तरह से पहले हम बात करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, तो इसी तरह आज भी एक ख़ास मौजू है. उस मौजू को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. स्पेशली उस मौजू को इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं. पाकिस्तान में शोबा हेल्थ में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको फिज़ियोथेरेपिस्ट कहते हैं और ये फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं. तो जानना ये ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में एक मिथ्स पाए जाते हैं कि क्या फ़िज़ियोथेरेपिस्ट जो है वो क्या सिर्फ मालिशी हैं, या कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट ने अक्सर अपने गले में स्टेथोस्कोप भी पहना होता है, तो वो स्टेथोस्कोप यूज़ कहाँ करते हैं, क्या वो कर सकते हैं कि नहीं. और उसके साथ साथ ये भी समझा जाता है कि कॉमन प्रैक्टिस में जब पेशेंट आता है वो रेफ़र होके फिजियोज़ के पास आता है, तो क्या डायरेक्टली फिजियोज़ पेशेंट्स को डील कर सकते हैं या नहीं. और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. तो हमारे साथ आज के इस पॉडकास्ट में जुड़ी हैं डॉक्टर नाज़िस मुश्ताक, जो कि हेल्थ प्रोफेशनल हैं, साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं. डॉक्टर साहब, आज के पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं. पिछला पॉडकास्ट चूँकि डिले हो गया था, आपका प्रॉपर वो लग नहीं पाया, तो आज हमने आपको स्पेशली फिर मदऊ की. आपकी आमद का, आपकी तशरीफ़ आवरी के एक बार फिर से मशकूर है. थैंक यू. तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं कि ये फिज़ियोथेरेपिस्ट जो मिथ्स पाई जाती हैं, ये है क्या बेसिकली? थोड़ा सा उसको डिफ़ाइन कर दें, बाकी चीज़ों को हम फिर करें. अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत से मिथ्स हैं जो लोगों को नहीं पता. उसकी एक बड़ी वजह अवेयरनेस की कमी है, और इसमें सबसे ज़्यादा रोल आता है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का, क्योंकि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट अनफॉर्चुनेटली फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट पे इतना काम नहीं कर रहा. जैसे कि हमारी अभी तक कोई काउंसिल नहीं बन सकी, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है. एक काउंसिल हो प्रॉपर, उसमें हर बंदा, हर फिज़ियोथेरेपिस्ट रजिस्टर्ड हो और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू प्रैक्टिस में आए, तो हमें भी पता हो कि ये हमारी लिमिटेशंस हैं, ये हमारी बाउंड्रीज़ हैं, हमने इस बाउंड्री के अंदर रह के काम करना है. ठीक है. इसीलिए बहुत से ऐसे मिथ्स हैं सोसाइटी में जो जन्म लेते हैं. फिज़ियोथेरेपिस्ट को लोग डिफरेंट नामों से पुकारते हैं, जैसे आपने बोला कि मसाज वाले या मालिश वाले एंड ऑल दैट. तो थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी. तो ये सब चल रहा है सोसाइटी में. तो हमने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है लोगों को अवेयरनेस देने का, ताकि हम फिज़ियोथेरेपी के बारे में लोगों को अवेयरनेस पहुंचा सकें. एक प्रॉपर एक फील्ड है. सही. फिज़ियोथेरेपी कोई डिप्लोमा या कोई कोर्स नहीं है, ये 5 साल का एक डिग्री प्रोग्राम है जो एक वास्ट फील्ड है, और इसका हेल्थ केयर प्रोफेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. ठीक है. तो फिज़ियोथेरेपिस्ट सिर्फ मसाज थेरेपिस्ट नहीं होते, वो डॉक्टर्स होते हैं. नाम से भी जाहिर होता है डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी. अच्छा, पहले नहीं था, पहले इसको BSPT की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता था, बट अब गवर्नमेंट ने, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया में भी, जो BSPT था उसको अब डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी कंसीडर करने लग गए हैं लोग. सो हम अपने नाम के साथ डॉक्टर भी मेंशन कर सकते हैं, प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा एक ये प्रॉपर फील्ड है, क्योंकि हम भी वही सब कुछ पढ़ कर आए होते हैं, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, रिहैबिलिटेशन, एक्सरसाइज पैथोलॉजी, न्यूरो, सब कुछ वही पढ़ के आते हैं जो बाकी डॉक्टर्स या डॉक्टरेट डिग्रीज़ में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. सो ये कोई डिग्री, ये कोई डिप्लोमा बेस्ड डिग्री नहीं है, एक प्रॉपर 5 years डिग्री प्रोग्राम है. इसमें फिजियोथेरेपिस्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट डेफिनेटली इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है. अच्छा, इसमें कुछ कंसेप्शंस हैं. ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि ये हम लोग डॉक्टर्स हैं,
हमारा एक अपना 5 इयर्स का एक जर्नी है जिसके थ्रू हम चल कर आते हैं। फिर स्पेशलाइजेशन है जिसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं। हम औरतों में, गायनी में, न्यूरो में, स्पोर्ट्स में, पीड्स में, कार्डियोपल्मोनरी में प्रॉपर स्पेशलाइजेशंस। तो अगर हम इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे तो फिर 7 साल हम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये तो हमें क्वेश्चन करना चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट से कि अगर वो हमें अलाउ नहीं करते इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने के लिए तो फिर हमारे 7 साल जो हम कंज्यूम करते हैं इस डिग्री पर उसकी क्या वर्थ है? ऐसा कहीं भी नहीं होता। हर जगह फिज़ियोथेरेपिस्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, रेफरल का जो सीन है इसकी यकीनन एक इम्पॉर्टेंस है फिज़ियोथेरेपी में। फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास पेशेंट डायरेक्ट भी आ सकता है बट एक्सेप्शन के साथ। सर्टन केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे रेफरल की ज़रूरत होती है। लाइक लेट फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, उसको स्ट्रोक हो गया, ठीक है। स्ट्रोक का पेशेंट डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास फर्स्ट डे नहीं आ सकता। पहले उसको न्यूरो कंसल्टेंट को विजिट करना होगा, वहाँ से उसकी प्रॉपर मेडिकेशन चलेगी क्योंकि वो एक अंडरलाइंग पैथोलॉजी है। उसके बाद स्ट्रोक के बाद जो सिम्टम्स आती हैं और जो एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं हमें उस पे काम करना है, ठीक है। वो फिजियोथेरेपिस्ट की डोमेन है। सो वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आता है कि पेशेंट पहले कंसल्टेंट के पास जाता है, दैन उसकी इम्पेयरमेंट्स को करेक्ट करने के लिए या रिहैबिलिटेशन के लिए पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पास आता है। लेकिन अगर एक नॉर्मल पेशेंट है, उसको सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इस तरह की कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी नहीं चल रही, उस केस में पेशेंट डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ सकता है। सही। अच्छा, अक्सर इसमें ये भी लोग समझते हैं कि शायद फिजियोथेरेपी सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए है या पोस्ट ऑपरेटिव कोई इंजरीज होती हैं तो उसमें ही ट्रीट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा तो बताएं कि किन किन पेशेंट को नॉर्मली फिजियो ट्रीट करते हैं? फिजियोथेरेपी सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट हर एज ग्रुप को ट्रीट करते हैं। लाइक अब आप देखें कि पीड्स एक प्रॉपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री है फिजियोथेरेपी के अंदर। पीड्स के अंदर पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी के नाम से एक प्रॉपर स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है। सो फिजियोथेरेपिस्ट पीड्स को भी, छोटे बच्चों को भी ट्रीट करते हैं, जैसे सीपी चाइल्ड, जैसे ऑटिज़म के बच्चे, जैसे हर तरह के इस तरह की अबनॉर्मेलिटीज़ जिनके डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं वो वाले बच्चे। फिर अर्ली ग्रुप जो एल्डर्स होते हैं उनको भी ट्रीट करते हैं। फिर जैसे ये जब बच्चे डिलीवरी होती है किसी भी खातून की तो उसके बाद जो पोस्टपार्टम फिजियोथेरेपी होती है वो भी एक प्रॉपर फील्ड है। फिर कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी एक प्रॉपर फील्ड है जिसमें आईसीयू के पेशेंट्स को हम डील करते हैं। अब वो पेशेंट तो किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है, सही है। देन हम एल्डर्स को भी, जेरियाट्रिक पॉपुलेशन, उसको भी हम ट्रीट करते हैं। तो कोई लिमिटेशन नहीं है एज ग्रुप की। फिजियोथेरेपिस्ट हर एज ग्रुप को डील कर सकता है। स्पोर्ट्स इंजरी को फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीट करते हैं, ऑर्थोपेडिक कंडीशंस को। आपने पोस्टमार्टम की बात की कि उसमें भी फिजियोस बड़ा हेल्पफुल होती है, तो क्या फिजियो नॉर्मल डिलीवरी को भी प्रमोट करने में होती है, ट्रीट करते हैं? प्री पार्टम एंड पोस्टपार्टम दोनों केसेस में फिजियोथेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। किस तरह? प्री पार्टम में हम क्या करते हैं, या जो भी जिनकी ये स्पेशलाइजेशन होती है, जो स्पेशलाइजेशन गायनोकोलॉजिकल फिजियोथेरेपी होती है, वो गाइड करते हैं ख़वातीन को कि वो किस तरह अपना पोस्चर और किस तरह की एक्सरसाइजेस करें कि वो एक नॉर्मल डिलीवरी की तरफ उनको लेकर जाएं, ठीक है। और जब कोई डिलीवरी हो जाती है, लेट फॉर एग्जांपल किसी का सी सेक्शन हो गया, अब सी सेक्शन तो एक ऑपरेशन है ना, उसके बाद तो स्पास्टिसिटी होगी, मसल स्टिफनेस होगी, जो कि नॉर्मल बात है। तो उसके बाद भी फिजियोथेरेपी कितनी ज़रूरी है, इसके बारे में भी फिजियोथेरेपी, जो गायनोकोलॉजिकल फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो एक प्रॉपर गाइडलाइंस पेश करते हैं पेशेंट को, और उसके बाद उसको ट्रीट भी करते हैं। जो सी सेक्शन के बाद आने वाली मस्कुलोस्केलेटल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसको फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीट करते हैं। सो प्री पार्टम एंड पोस्ट पार्टम दोनों केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, थोड़ा सा बात आते हैं कि स्टेथोस्कोप पे के इवन के मेडिकल के जितने भी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि जब फिजियोथेरेपिस्ट को स्टेथ पहनने की क्या ज़रूरत है, इवन के वो यूज़ तो करते हैं, क्यों पहनते हैं ये तो फिजियोथेरेपिस्ट हुए, इनका स्टेथ के साथ क्या काम? आप क्या कहते हैं? सो ऐसा नहीं है, हम लोग स्टेथोस्कोप कोई गलत पर्पस के लिए नहीं यूज़ करते। हमारे फील्ड में स्टेथोस्कोप का जितना काम है हम सिर्फ उतना काम लेते हैं उससे। अब हमारी फील्ड में क्या काम है स्टेथोस्कोप का? नंबर 1, जब हम आईसीयू के पेशेंट्स डील कर रहे होते हैं, हमें वाइटल्स तो देखने होते हैं, जाहिर है, ठीक है। तो हम ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए सबसे पहले तो स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं।
उसके अलावा डिफरेंट ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें स्टेथोस्कोप का रोल है, जैसे क्रैपिटेशंस। अब क्रैपिटेशंस दो जगह पे यूज़ होती हैं, एक तो जॉइंट्स और दूसरा लंग्स। जॉइंट्स के केस में जो क्लिकिंग साउंड्स आती हैं उसको हम स्टेथोस्कोप की मदद से देखते हैं, और लंग्स के केस में हम जो साउंड आती हैं, निमोनिया के केस में जो एबनॉर्मल लंग साउंड्स होती हैं उनको हम चेक करने के लिए आईसीयू का जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसको देखना होता है, उसको हार्ट साउंड्स भी देखनी होती हैं, उसको एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी साउंड्स भी देखनी होती हैं और उसको जॉइंट साउंड्स भी देखनी होती हैं। सो स्टेथोस्कोप का यहाँ पे एक रोल है इम्पॉर्टेंट। सो हम इससे यही काम लेते हैं, इसके अलावा हम कोई लीगल काम नहीं ले रहे स्टेथोस्कोप से। ठीक है। पोस्चर में नॉर्मली जब हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रह रहे होते हैं तो हमारा पोस्चर ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि वो थोड़ा सा नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। इवन कि इफ़ यू आर सिटिंग इन लॉन्ग सिटिंग, या कोई ऑफिस वर्कर हैं, इवन कि अभी फ्रीलांसर्स हैं, तो ज़्यादा देर वो बैठे रहते हैं, सिटिंग में है तो सिटिंग में, स्टैंडिंग में तो स्टैंडिंग में, पोस्चर ख़राब हो जाता है। कोई टिप्स देना चाहें कि अपने पोस्चर को किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आजकल जो हमारी बेसिक पॉपुलेशन है वो इस मसले से दो चार है, जिसमें हमारा जॉबियंस सबसे ज़्यादा, या फिर क्योंकि आजकल ऑनलाइन सिस्टम बहुत ज़्यादा है वर्किंग का, तो उसमें जो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपना सिटिंग में या स्टैंडिंग में या जैसे भी, उनको बहुत पोस्चरल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब वो क्या करते हैं कि अगर कोई घर पे ऑनलाइन काम कर रहा है तो वो बस पड़ा हुआ है बेड पे, या तो अपने फ़ोन यूज़ कर रहा है या वो स्क्रीन यूज़ कर रहा है लैपटॉप की या कोई भी स्क्रीन, तो वो एबनॉर्मल पोस्चर में यूज़ कर रहा है। सही। उससे क्या होता है, पोस्चरल प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं। सबसे पहले तो अगर हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उसको नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में यूज़ नहीं कर रहे तो वो हमारे पोस्चर को इफ़ेक्ट कर रहा है। अब किस तरह, आइडियली तो हमें फ़ोन यूज़ करना चाहिए आई लेवल पे, ठीक है। अगर हम आई लेवल पे फ़ोन यूज़ नहीं करते, हमारी गर्दन, और जो कि हम नहीं करते, हम नॉर्मली इस तरह फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, या अगर लैपटॉप होता है हमारी गोद में पड़ा होता है और हम इस तरह लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, उससे क्या है कि हमारी जो नेक है वो एनाटॉमिकल पोजीशन में नहीं है, वो झुक गई, फ्लेक्जन हो गई नेक में, ठीक है। अब जितने डिग्रीज फ्लेक्जन होगी उतने पाउंड्स वेट बढ़ता जाएगा, तो हमारे जो मसल्स हैं जो नेक को होल्ड करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशंस पे, उन पे बर्डन है कांस्टेंट, तो मसल एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस में जाएंगे और एक सर्टन लेवल तक वो एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद मसल गार्डनिंग शुरू हो जाती है, जो कि एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस की वर्ड्स फॉर्म होती है। फिर उससे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, हमारी जो है फॉरवर्ड हेड हमारा डेवलप हो जाता है, राउंडेड शोल्डर्स डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि ये जो फ्रंट वाले मसल्स होते हैं ये टाइट हो जाते हैं, और बैक साइड के जो मसल्स हैं जिन्होंने गर्दन को होल्ड करना है, जैसे ट्रैप्स का इंपॉर्टेंट रोल है, ये टाइट, ये वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो हम ये वाली पोजीशन स्टूपी पोस्चर डेवलप कर लेते हैं। हम्प बहुत ज़्यादा निकल आता है लोगों का, थोरेसिक हम्प, तो ये बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। अब इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हम लेट फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट कल्चर की बात करें, तो कॉर्पोरेट कल्चर में प्रॉपर, क्योंकि उनका तो काम इस सेटिंग का है ना, उन्होंने तो ऑल डे लैपटॉप पे बैठना है और काम करना है, तो वहाँ पे अवेयरनेस लेक्चर्स होने चाहिए जो उनको गाइड कर सकें कि उनको किस तरह ये वाले मसले से बचना चाहिए। सो बच कैसे सकते हैं हमें सबसे पहले अपने पोस्चर को ठीक करना है और अपने एर्गोनोमिक को ठीक करना है। पोस्चर को कैसे ठीक करें कि जब हम बैठे हुए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम किसी चेयर पर बैठे हुए हैं, तो हम एनाटॉमिकल पोस्चर में बैठें, जो कि हम डेवलप ही नहीं कर रहे आजकल, ठीक है। एनाटॉमिकल पोस्चर में बैठें कि कमर सीधी हो, आपकी गर्दन सीधी हो, झुकी हुई ना हो, ठीक है, दोनों बटक्स पे इक्वल वेट आप बेयरिंग कर रहे हो, ठीक है। और जो एर्गोनॉमिक्स का जहाँ पे इसका रोल आ जाता है वो ये है कि आपकी जो टेबल और आपकी चेयर है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, तो मेरी चेयर की हाइट इतनी हो कि मेरे नीज़ में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, और मेरी चेयर की हाइट इस तरह हो कि मेरी जो बैक है और मेरा जो पेल्विस है उसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो ये 90-90 के रूल पे हमें एडजस्टमेंट करनी होती है अपनी चेयर की। और जो टेबल होता है उसकी हाइट इतनी हो कि जब हम काम करें या जब हम स्क्रीन यूज़ करें तो हम इस तरह झुककर काम ना करें, हमारे शोल्डर्स नॉर्मल पोजीशन में हो और हमारे हाथ इस तरह आएँ, ना कि इस तरह, ठीक है। उससे जो स्क्रीन है वो भी आई लेवल पे होगी और जो हमारे शोल्डर्स हैं वो भी नॉर्मल पोजीशन में होंगे, तो हमारे राउंडेड शोल्डर्स पे डेवलप नहीं होंगे, हमारा फॉरवर्ड हेड भी डेवलप नहीं होगा, अल्टीमेटली हमारा पोस्चर ख़राब नहीं होगा। पोस्चर ख़राब होगा तो इसमें और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं,
लाइक थोरेसिक हम्प है, स्कोलियोसिस है, काइफोसिस है, लॉर्डोसिस है, तो फिर वो हम उस तरफ चले जाते हैं जो क्रोनिक पोस्चरल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अक्सर लोग, आपने भी अपनी प्रैक्टिस में भी देखा होगा कि पेशेंट जब भी आपके पास फिजियोलॉजिस्ट के पास विजिट के लिए आता है, ये मतलब कि किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाते हैं, तो वो गूगल करके आते हैं कि मुझे फ़लाँ मसला है, और उससे रिलेटेड मसल्स को भी वो पढ़ लेंगे और देख लेंगे जी ये नर्व गुजर रही है, इसका ये पर्पज़ है, इसका ये काम। तो वो खुद आके बता रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये खुद ही डायग्नोज किया होता है और डायग्नोज ही आके बता हाँ, रहे वो हैं, आके बताते हैं कि मुझे ये कंडीशन है, आप इसको ट्रीट कर दें। हाँ, तो हालांकि इस प्रैक्टिस को किस तरह से देखती हैं आप? अगर गूगल से हम पढ़ के कुछ बन जाते हैं, या अगर सिर्फ गूगल की बेसिस पे हम ट्रीटमेंट कर लेते, तो फिर इतने इतने सालों के डिग्री प्रोग्राम्स क्यों होते हैं? सो ये इस तरह नहीं करना चाहिए। बट पेशेंट्स ऐसा करते हैं, अगर वो अपने सिम्टम्स को गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल उनको कंडीशंस बताता है कि ये सिम्टम्स इस कंडीशन में होती हैं। हालांकि कोई भी एक या दो सिम्टम मल्टीपल कंडीशंस में कॉमन होती हैं, सो उनको नहीं समझ आती कि अब क्या है। सो वो कोई आइडियलाइज कर लेते हैं अपने दिमाग में कि मेरे सिम्टम्स इस डायग्नोसिस के साथ मैच हो रहे हैं, पेन होती है, तो मे बी ये है। तो बहुत सी टाइप्स ऑफ पेन है, मतलब आप लेट फॉर एग्जांपल इसमें एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का भी रोल है कि अगर आपके एगोनिस्ट काम नहीं करे तो एंटागोनिस्ट में। सो ये एक लंबी डिबेट है। ऐसा नहीं होता कि आप जो सिम्टम है वो एग्जैक्ट वही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। समटाइम्स रफर्ड पेन होती है, आपको कोई पैथोलॉजिकल इशू चल रहा होता है, या प्रॉब्लम आपकी कहीं और है, पेन आपको कहीं और रिपेयर हो रही होती है। समटाइम कोई सिस्टमैटिक इश्यूज चल रहे होते हैं, उनका पेन आता है। समटाइम्स आपको लोकलाइज्ड पेन होता है, समटाइम रेडिएटिंग पेन होता है। तो बहुत सी टाइप्स ऑफ पेन है। तो ऐसा नहीं होता कि आप जो सिम्टम गूगल को बता रहे हो और गूगल ने आपको जो डायग्नोसिस बना दिया है वही आपके एग्जैक्ट डायग्नोसिस है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है असेसमेंट का। सो हम जैसे पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारे पास एक प्रॉपर चैनल है जिसको हम पेशेंट क्लाइंट मैनेजमेंट मॉडल कहते हैं। उस मॉडल के थ्रू हम पेशेंट को असेस करते हैं। उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस, इंटरवेंशन एंड देन प्लान ऑफ केयर। तो उसके अकॉर्डिंग हम चलकर एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। सो असेसमेंट का इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके बाद हमें जो स्क्रीनिंग करानी पड़ सकती है, इमेजिंग करानी पड़ सकती है, एक्सरेज कराने पड़ सकते हैं या MRI कराना पड़ सकता है। उसके साथ हम सिम्टम्स को कोरिलेट करते हैं, दैन हम एक प्रॉपर डायग्नोसिस पर पहुंच सकते हैं। फिर एक लिस्ट ऑफ डायग्नोसिस बनती है। कभी भी हम डायरेक्ट डायग्नोसिस नहीं बना सकते। सबसे पहले हम एक लिस्ट ऑफ डायग्नोसिस बनाते हैं, फिर हम पेशेंट को कोरिलेट करते हैं उसके साथ, उस पर इंटरवेंशन या डायग्नोस्टिक टेस्ट अप्लाई करते हैं, जो फिजियोथेरेपी के स्पेशल थेरेप्यूटिक टेस्ट वगैरह होते हैं वो अप्लाई करते हैं। उसके हिसाब से हम रूल आउट करते जाते हैं। जो डायग्नोसिस हमने रूल आउट कर लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट डायग्नोसिस है उसके बारे में हमने टेस्ट किए, तो फिर एक जाके फाइनल डायग्नोसिस हमारा बनता है। तो ये ऐसा नहीं है कि गूगल से देख के आपने सिम्टम्स तो डायग्नोसिस बना लिया और फिर आप कहेंगे इसको ट्रीट कर दें। तो ऐसा होता है, मेरे पास में पेशेंट आते हैं, इसी तरह पेशेंट आते हैं कि मैंने गूगल पे देखा था, मेरे सिम्टम्स इस कंडीशन के साथ मैच करे थे, तो क्या मुझे ये कंडीशन है। फिर दूसरे दिन वो कोई और डिज़ीज़ लेकर आ जाएंगे कि आज तो मैंने इसके साथ देखा, इसके साथ भी मैच कर रहे थे। सो ऐसा नहीं होता। मैं तो अपने पेशेंट को कहती हूँ कि प्लीज़ स्टॉप गूगलिंग एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो तो आपको फिर डॉक्टर पे भरोसा करना चाहिए। ठीक है। सो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अच्छा, मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो, अगर कोई स्टूडेंट फिजियोथेरेपी को एज अ करियर चूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या रोड मैप समझती हैं फिजियो? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग पूछते हैं, जैसे मेरे पेज पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं जब हमने करियर चूज़ करना हो, तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब हमें से कुछ शायद प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरेपिस्ट हों, उनको देख के वो आइडियलाइज़ तो करते हैं कि इनका बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है या अच्छा लाइफस्टाइल होगा या जो भी। तो हम चूज़ करें या ना करें, आप ज़रूर चूज़ करें, आप इस फील्ड को ज़रूर चूज़ करें। कोई भी फील्ड सही या गलत नहीं होती, हर चीज़ का एक अपनी इम्पॉर्टेंस है। फिजियोथेरेपी की हेल्थ केयर में, या जो हेल्थ केयर प्रोफेशन है उसमें एक अपना रोल है और बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है अगर हम इसको सही मानों में प्रैक्टिस करें तो। लेकिन तब आप इस फील्ड को चूज़ करें अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो।
अगर आपको सिर्फ डिग्री की बेसिस पे कि अच्छी शादी हो जाए हम डॉक्टर बन जाएंगे अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तो फिर उसमें तो फ़ायदा नहीं है ना। अगर आपने प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनना है, अगर आप जेन्युइनली समझें एनाटमी को, फिजियोलॉजी को, बायोमैकेनिक्स को, तो आप इस फील्ड को ज्वाइन करें। अब आप देखें या मैं देखूं तो हमारे क्लास की स्ट्रेंथ कितनी थी, उसमें से कितने प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरेपिस्ट हैं? बहुत कम लोग। बहुत कम। सो हमारे अपने हाथ में भी है। इस फील्ड को इतना सैचुरेट मत करें कि लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाए कि वो भी फिजियोथेरेपिस्ट है लेकिन वो तो जॉब नहीं कर रहा, वो तो वेला फिर रहा है। तो ये तो उसकी अपना चॉइस था ना, उसकी अपनी चॉइस थी कि वो जॉब नहीं कर रहा या वो प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप बहुत पैशनेट हैं तो फिर आप, और अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, इतनी विल पावर है कि आप सोसाइटी का जो प्रेशर है वो भी आप सुन सकें और उसके अगेंस्ट फाइट कर सकें, फिर आप अवेयरनेस पे फैलाएं और आप प्रैक्टिस भी करें। आप में अगर इतने गट्स हैं तो आप फिजियोथेरेपी करें टू बी वेरी ऑनेस्ट। अदरवाइज़ आजकल बहुत 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 और फील्ड्स हैं जिनमें शायद हम फिजियोथेरेपी से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वी वर्क फॉर मनी। ऐसे। अच्छा, अगला जो सवाल है वो भी आप मिस समझें या ठीक समझें कि डॉक्टर स्पेशली फिजियोथेरेपिस्ट इतने प्यारे क्यों होते हैं? अच्छा, ये बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं, स्पेशली अभी इस वीडियो के नीचे भी लोग उसमें भी पूछें। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। फिजियोथेरेपिस्ट प्यारे इसलिए हो सकते हैं क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज इज़ द लैंग्वेज ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन हमारा जितना खुश होगा उतने हम खुश होंगे और उतने हम प्यारे होंगे। तो हम मे बी एक्सरसाइज करते रहते हैं, अपनी बॉडी को यूटिलाइज़ करते हैं, अपनी बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो उसको चाहिए, जो नॉर्मली शायद लोग नहीं करते, शायद सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहते हैं। तो या फिर और प्रोफेशंस अगर हम देखें तो सारा दिन 9 to 5 वो काम करते हैं और अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। तो हमें तो पेशेंट की ही फिजियो कराते हुए इतनी हमारी वो एक्सरसाइज हो जाती है कि हमें शायद उतना ज़रूरत नहीं पड़ती। सो बस एक्सरसाइज इज़ द सीक्रेट ऑफ ब्यूटी। मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि डॉक्टर नाजिश का सेहतमंद और खूबसूरती और ये ग्लो जो है उसका राज क्या है? एक्टिविटी। मेरी लाइफ बहुत हैपनिंग है माशाल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं तो 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं होती सारे दिन में, ऑल टाइम, क्योंकि मैं 3 जगह प्रैक्टिस करती हूँ। सही। सुबह में कहीं, शाम में कहीं, कभी कहीं। सो प्रैक्टिसिंग इतनी लाइफ हैपनिंग है कि मेरे पास तो रेस्ट का टाइम नहीं है। सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ना मैं वेट गेन करती हूँ, ना मैं उस तरह से ना वेट लॉस करती हैं ना वेट लॉस करती तो बैलेंस कैसे रखती हैं? बैलेंस रहता है। अच्छा, डाइट अच्छी होती है और एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे मैनेज रहता है। राइट। तो ये जो पानी का, वाटर का इंटेक है, आप हाइड्रेटेड रहते हैं, तो इसके लिए तो लोग बड़ा मुश्किल होता है कि पानी को हर वक्त पीते रहना। आप किस तरह से मैनेज कर लेते हैं? पानी हर वक्त मत पिएं, लेकिन जब आप पानी पिएं तो अच्छा पानी पिएं। अब अच्छे पानी से क्या मुराद है? हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमें चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आप हर टाइम सादा पानी नहीं पी सकते, आप एटलीस्ट जब पानी पी रहे हैं तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में उसको कंज्यूम करें, तो वो बहुत हेल्दी रहेगा आपके लिए। ऑब्वियसली हम सारा दिन पानी नहीं पी सकते, बट एटलीस्ट इतना है कि जब आप पानी पिएं तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स का इंटेक ज़रूर करें। आप दिन में 1 बॉटल लें, अच्छी वाली बड़ी वाली बॉटल लें, उसमें आप ORS का 1 साशे डाल दें, वो आप सारे दिन पीते रहें। तो उससे अगर आप बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं पी रहे, एटलीस्ट थोड़ा पानी भी पी रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रोलाइट तो कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। समर्स हैं, डिहाइड्रेटेड हम हो जाते हैं। समर में अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए क्या, स्किन को ग्लो करने के लिए और बॉडी को है, क्योंकि मसल्स को भी तो चाहिए हाइड्रेशन। सो मसल्स को हाइड्रेट रखने के लिए और स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए वाटर इंटेक ज़रूरी है। समर्स में बहुत सारा वाटर इंटेक करें, लेकिन अच्छा इंटेक करें। जूसेस की फॉर्म में आप ले सकते हैं, आप इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में ले सकते हैं, आप फ्रेश फ्रूट्स की फॉर्म में ले सकते हैं, क्योंकि समर्स के सारे फ्रूट्स बहुत वाटरी होते हैं, बहुत जूसी होते हैं, तो आप उसकी फॉर्म में ले सकते हैं। सो वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप ग्लो की बात करते हैं या फेस की बात करते हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फेस एक्सरसाइजेस का, लिम्फेटिक ड्रेनेज का। ठीक है, तो आप वो करें। दिन में सिर्फ 5 या 10 मिनट कंज्यूम होते हैं आपके, लेकिन आपकी स्किन बेहतर हो जाती है उससे। तो ये अपनी लाइफ में भी डेली प्रैक्टिस करती हैं? हाँ, मैं करती हूँ। मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, पहले मैं नहीं करती थी। तो हमें बताएं, टिप्स बताएं, हमारे सुनने वालों को भी बताएं। अच्छा। मुझे भी बताएं स्पेशली।
अब जैसे आपकी आइज़ के नीचे पफिनेस है, जी। तो आपके केस में लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी साबित होगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज होती क्या है कि आपके जो लिम्फ नोड्स हैं उसके अंदर, हमारी बॉडी में एक सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम के नाम से, जो हमारी स्किन के डैब्रिज और टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, ठीक है। तो उस पर हमें लिम्फ नोड्स को स्टिमुलेट करना होता है। अब अगर हमारे जो फेस के पॉइंट्स हैं उसको हम स्टिमुलेट करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा फेस है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, 2 पॉइंट्स यहाँ होते हैं, ये आइज़ के लिए, ठीक है। आपने कोई भी ऑयल या लुब्रिकेंट ले लेना है, फेस पे भी अप्लाई कर लिया, अपने फिंगर टिप्स पे भी अप्लाई करें, आप 10 स्ट्रोक्स करें यूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ये आपकी आइज़ के नीचे होने वाली जितनी भी पफिनेस है उसको रिड्यूस करता है। डेली एक दफ़ा करना है कि हाँ, 2 दिन में एक दफ़ा आप कर सकते हैं, या आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, रात में बेड टाइम आप तो फ्री होते हैं, आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप लेटे लेटे एक्सरसाइज करें। जैसे मुझे तो जब भी टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ फेस एक्सरसाइज। इसके अलावा और कहाँ पॉइंट्स होते हैं? उसके अलावा ये 2 पॉइंट्स हैं, ये आपकी लाफ लाइंस के लिए हैं, तो आप यूँ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से होल्ड करें नोज़ को और इस डायरेक्शन में लिफ्ट करें, इससे फेस लिफ्ट भी होगा, आपके लिम्फेटिक नोड स्टिमुलेट भी होंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, फिर कान के पीछे 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स ये सर्वाइकल जो हमारी क्लाविकल बोन है उसके ऊपर, देन स्टर्नम का जो क्लाविकल बोन है उसके नीचे 2 पॉइंट्स हैं। देन आप इसको ड्रेन करते हुए यहाँ पे ले आते हैं, देन हमारे जो है अंडर आर्म्स वहाँ पे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो बड़ा फिर पेट पे जो हमारा जो स्टर्नम का लास्ट वाला जो लास्ट पॉइंट है स्टर्नम का, और जो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके सेंटर में एक पॉइंट है, 2 ग्रॉइन के पॉइंट्स हैं। अच्छा, ठीक है। फुल बॉडी लिम्फेटिक ड्रेनेज की अगर हम बात करें, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, पोप्लीटियल फोसा, और लास्ट में हमारे एंकल के बैक साइड पे। ये फुल बॉडी ड्रेनेज के पॉइंट्स हैं। आप दिन में 5 मिनट या 10 मिनट लगते हैं, आप हल्का सा स्टिमुलेट करें, 10 स्ट्रोक्स आप दे दें, लेकिन इससे आपकी बॉडी ड्रेन होना शुरू हो जाती है। और अगर बॉडी नहीं, एटलीस्ट आप अपने फेस को ज़रूर ड्रेन करें, इससे आपकी लाइंस नहीं आएंगी, आपकी पफिनेस नहीं होगी, जो एक्स्ट्रा स्वेलिंग हो जाती है फेस पे वो नहीं होगी, फ्रेश दिखेंगे आप। ठीक है। अच्छा, अक्सर लोग हंसते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे डिम्पल पड़ना चाहिए, जो कि एक डिफेक्ट है ज़ैगोमैटिक बोन, तो वो अगर कोई नेचुरल कोई डेवलप करना चाहे तो उसके लिए भी कोई हमें पॉइंट्स बताएं, जैसे आपका भी डिम्पल पड़ता है तो थोड़ा सा हाँ, तो उसके लिए अच्छा, ये डिम्पल कोई साइन ऑफ ब्यूटी नहीं था, डिम्पल तो था एक डिफेक्ट, जो हमारा ज़ाइगोमैटिकस मसल का एक फाइबर नहीं होता, तो वो उसकी वजह से आपका डिम्पल पड़ता है। सो लोगों ने इसको साइन ऑफ ब्यूटी बना लिया। अगर ज़रूरी नहीं है कि आपका डिम्पल हो तो आप खूबसूरत दिखें, आपकी स्किन अच्छी है, आप वैसे अच्छे हैं तो आप खूबसूरत दिखेंगे। लेकिन अगर आपको इंटरेस्टेड हूँ आप, तो एस्थेटिकली इसके प्रोसीजर्स होते हैं, आप डिम्पल प्लास्टी करा सकते हैं। उसमें आपका जो एक मसल फाइबर है उसको निकाल देते हैं, ठीक है, वो एक स्टिच पे लगता है, तो वो डिम्पल प्लास्टिक की मदद से आप डिम्पल गेन कर सकते हैं। जैसे आजकल बहुत से आजकल तो वो हानिया आमिर बहुत हानिया आमिर के तो हमेशा थे डिम्पल, हानिया आमिर को हमेशा थे डिम्पल, लेकिन और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिम्पल प्लास्टिक है या बाद में उन्होंने बाद में बनाते हैं। हानिया आमिर का बाद में नहीं, हानिया आमिर का नेचुरल, क्योंकि आप उसकी बहुत पुरानी वीडियोस अगर देखें तो उसमें भी था, उसका तो है, लेकिन ये बन सकता है अगर आप चाहते हैं, और अगर आप कंसर्न्ड हैं बहुत, तो डिम्पल प्लास्टिक के थ्रू ये बन सकता है। ये मर्द भी करवा सकते हैं या जी करा सकते हैं, ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर नाजिश मुश्ताक, जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ से और खूबसूरत स्माइल से आप लोगों तक ये सारी बातें पहुंचाई हैं, और आज के इस पॉडकास्ट में भी आप बहुत कुछ सीखने वाले। आज बहुत अहम बातें हुई, जिसमें स्पेशली डॉक्टर्स, स्पेशली जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनको अक्सर लोग मालशा कह देते हैं, तो जनाब वो कितना डिसहार्ट होते हैं। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि फिजियोथेरेपिस्ट जनाब स्टेथोस्कोप नहीं पहन सकते, तो उस वाले से भी डॉक्टर साहब ने बहुत सारी अपनी जो थीरीज़ हैं वो भी पेश की। साथ साथ इस करियर काउंसिल इसको एज अ करियर चूज़ करने के लिए फिजियोथेरेपी की फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं तो आप इस फील्ड को किस तरह से परसू कर सकते हैं। तो साथ जनाब फिजियोथेरेपी के बहुत सारे मेन रोल्स भी बताए कि फिजियोथेरेपी किन किन डोमेन्स में जाके फिजियो करवा सकता है, और मेजरली एक ऐसी भी बताया गया कि प्री पार्टम और पोस्ट पार्टम जो डिलीवरीज़ होती हैं उसके पहले और बाद में भी आप फिजियोथेरेपी से और नॉर्मल डिलीवरी की तरफ अगर फीमेल जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सर्जरी से ही डिलीवरीज हो रही होती हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ अगर आप आना चाहते हैं तो फिजियो इज़ प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल। आप फिजियो से भी बहुत कुछ अपनी ट्रीटमेंट्स
से ज़रिए अपनी आप फ़िज़िकल लाइफ और अपनी जो सेडेंटरी लाइफ है उससे बाहर आ सकते हैं। तो आज का शो जनाब इन तमाम बातों पर मोहित था। उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने दोस्त अपने होस्ट डॉक्टर माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने